बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नारिन, पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के अंदर हर तरफ एक ही शोर मचा हुआ है। महंगाई का तो पहले ही बहुत शोर था, लेकिन महंगाई में एक और फैक्टर ऐड हो गया और वो है चीनी, जो हर घर में 24 घंटे इस्तेमाल हो रही है। अब जब वो चीनी की बात करते हैं, मिल मालिकान की बात करते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े सियासतदान, बहुत बड़े-बड़े लोग जो हैं, वो सारे इस स्कैंडल की जद में आते हैं कि जनाब फलां की भी मिल है, फलां की भी मिल है, फलां की भी मिल है। जहांगीर खान तरीन साहब की मिल्स हैं, हारून अख्तर खान साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब, जो हमेशा दोनों भाइयों में से एक आधा भाई हमेशा हुकूमत के साथ रहता है, उनकी मिल्स हैं। फिर शरीफ खानदान का नाम आता है। इल्जाम तो बहुत सारे लोगों के ऊपर और भी लगते हैं। इल्जाम तो सदर पाकिस्तान के ऊपर भी लगता है कि उनकी भी कोई मिल्स थी या कोई और लोग हैं जो ऑपरेट करते हैं मिल्स को। इल्जाम की हद तक वो भी सियासत के अंदर डिस्कस होता है। प्रॉब्लम ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने फरमा दिया कि जनाब मैं टकराने का फैसला कर लिया शुगर माफिया से। और मुझ जैसे लोग बैठे तब भी ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह गनी रहमत करे, तारिक शफी साहब की फैमिली जो आगे से मिल्स चला रही हैं, उनसे पूछेंगे बुला के, सलमान शहबाज साहब जिंदा है, साहबजादे हैं शहबाज शरीफ साहब से, उनको बुलाकर पूछेंगे कि तुम लोगों ने कैसे एक्सपोर्ट की, या जिसने इनकी हुकूमत में होते हुए जिनके ऊपर इल्जाम है इसहाक डार साहब के ऊपर कि उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी चीनी, क्या उनको बुलाकर पूछेंगे? इट्स अजीब सी सिचुएशन है। हुकूमत में भी खुद हैं, इजाजतें भी खुद देते हैं, टकराते भी खुद हैं, इंक्वायरीज भी खुद करते हैं, और फिर कहते हैं कि मफादात का टकराव नहीं है भाई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उनके बेटे तो सियासत में नहीं है। मतलब अजीब सियासत में स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, चकरा जाता है। पर आज के शो में डिस्कस करते हैं कि ये महंगाई की वेव और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, क्या ये सारा घूम घुम आके शुगर स्कैंडल, बिजली, आईपीपीज, इन्हीं के ऊपर हुकूमत ने फोकस करना है, या पाकिस्तान को लेकर भी कहीं आगे चलना है? अक्सर लोग कहते हैं मुईशत बेहतर हो रही है, हुकूमत बेहतरीन चल रही है। मैं कहता हूँ हुकूमत बेहतरीन चल रही है, लेकिन आप जरा रोडों पे निकल कर देखिए, लोगों से मिलिए, पाकिस्तान नहीं चल रहा। पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियां आगे नहीं चल रही, चल रही है तो सिर्फ हुकूमत चल रही है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। पहले सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब कौसर काजमी साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब ने। सवाल एक ही पैदा होता है जो बार बार पिछले चंद दिनों से मेरे जहन के अंदर भी चल रहा है कि शुगर माफिया टक्कर ले लिया। आज की इंसार भाई साहब की खबर थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने टक्कर लेने का फैसला कर लिया शुगर माफिया से। फिर जब मैं डिटेल्स निकालता हूँ कि शुगर माफिया जिसको कहा जाता है, शुगर इंडस्ट्री से मुंसलिक जो लोग हैं वो हैं कौन कौन, पहले नंबर पे तरीन साहब आते हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट की है, उसके बाद हुमायूं अख्तर खान साहब और हारून अख्तर खान साहब वो आते हैं, फिर शरीफ खानदान डायरी आ जाता है जो पंजाब में भी इख्तियार पे पास है, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पास है। फैसल चौधरी साहब, सर ये कैसे टक्कर लेंगे? शहबाज शरीफ साहब अपने ही साहबजादे से टक्कर लेने लगे शुगर स्कैंडल। देखिए, ये जो शुगर की एक्सपोर्ट का मामला था, ये भी स्टेटेडली मुबैना तौर पे शहबाज शरीफ साहब को फैमिली मीटिंग में कहा गया कि जी आप इसकी इजाज़त दें, और वो उस प्रेशर के में आ गए और उन्होंने अपने हलक की खिलाफ वर्जी करते हुए ये सारे बेनिफिट पहुंचाए। अब ये शुगर स्कैंडल है, उसके बाद खुर्दनी तेल का जो स्कैंडल है, आप आ देखिए रहा है जी, ना, वो भी आ रहा है। ओवर वो 20 दुनिया में 24 रुपए पर केजी जो है वो हमारे लोग ज्यादा दे रहे हैं। डॉलर में जी आपको पता है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस से 45 रुपए ऊपर दिया जा रहा है, जी जिसकी ऐसे वजह ही। से महंगाई बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। तो तेल जो है वो कहाँ पे, जो आपका फ्यूल है वो कहाँ पे पहुंच गया है। सो एक माफियाज जो हैं वो इस मुल्क में पैसे कमाने लगे हुए हैं, और जिंदा दरगोर अवाम हो गई है। अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फाइनेंशियली कोलैप्स होता जा रहा है। शिरफा भी जो हैं वो अपने जो हैं के हालात जो हैं वो दुनिया को बता नहीं सकते। सफ़ेद पोश तबका, किसानों का, ताजरों का, मज़दूरों का, जो लोएस्ट मिडिल क्लास है, या गरीब लोग, मजदूर लोग हैं, वो हैं। आजर भी परेशान है, अजीर भी परेशान है। तो कोई रास्ता तो नजर आता नहीं। इतनी सपोर्ट होने के बावजूद देखिए कि इस हुकूमत को जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, हर मामले जी के ऊपर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे खड़ी है, उसके बावजूद इनकी डिलीवरी जीरो है। फैसल इस कदर फैसल नालायक है। चौधरी, ये आप इस बात पे 100% कॉन्फिडेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट अभी भी है? नहीं, डेफिनेटली है उसकी। देखे ना, वो तो हर चीज पे इमदाद कर रहे हैं इनकी, हर चीज पे हाँ। इनकी जो है वो मामलात को भी दुरुस्त करके दे रहे हैं। उसके बावजूद इतने नालायक हैं कि डिलीवरी नहीं हो पा रही, 0/0 है। यानी हर मामले पे जहाँ पे हाथ मारो वहां पे करप्शन नजर आती है। पंजाब में आप देख लें
हॉस्पिटल प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, स्कूल प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, जो है सड़कों पे जो ब्यूरोक्रेसी की हलके हैं वहाँ पे बनाई जा रही हैं, जो अवाम के हलके हैं, इनके अपने लोग हाँ। सख्त परेशान हैं। यानी ये नहीं होता कि इनके लोगों की जो जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनका एक अवाम के साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है ना जी, और वो छोटे मोटे जी। कामों के लिए भी उन वो दगरगू हैं। पैसा बहुत ज्यादा चल रहा है, करप्शन बहुत है, आम रूटीन में कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता। आप जाके चले जरा देख लें। काजमी साहब से पूछते हैं। काजमी साहब, जी जी जी, फैसला ऐड कर लें प्लीज। मैंने कहा जी, जो गंदम का स्कैंडल था निगरान दौर का, 1700 अरब ओ रुपए यस। का, उसका क्या बना? ओ यस। तो ये सारी वो चीजें अभी जो हैं, करप्शन। इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, चलती रहेगी, यहाँ पर मैं देखते रहेंगे, इंक्वायरी चलती रहेगी। कौसर काजमी साहब, सर आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक इसहाक डार साहब से, जब वो बरतानिया वाला मामला था, जब वो बरतानिया में मुकीम थे, मैं देखता रहा, आप तमाम लोगों की बड़ी रेगुलर मुलाकातें भी होती थी डार साहब से। सर डार साहब का नाम आ रहा है, उस कमेटी के सिग्नेटरी डार साहब थे जिसने शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी, और फिर आज शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि जनाब अंसार भाई साहब ने जी शुगर माफिया से टकराने लगे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो फिर मेरे ज़हन में वही, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि सलमान शहबाज साहब के नाम पे भी मिलने हैं, और शरीफ खानदान की और भी मिल्स हैं, तरीन साहब की भी मिल्स हैं, सबसे टकरा जाएंगे शहबाज शरीफ साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। साकिब बात कर रहे थे फैसल कुकिंग ऑयल के हवाले से भी। आपको पता है मलेशिया और इंडोनेशिया से जो ऑयल जो है वो मंगवाया जाता है, उसमें 150 रुपए पर लीटर अवाम पे बोझ पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हुकूमत इससे बिल्कुल बेखबर है। आपको मैं आपके करीबी, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, जरा टेक्सला जाएं, अभी 2 दिन पहले पूरी पूरी मार्केट्स बंद हुई हैं चीनी और इस कुकिंग ऑयल की कीमतों के ऊपर। यानी कि अवाम जो डायरेक्ट जहां से खरीद और फरोख्त वाला मामला था, वहां पे जो सरकारी रेट है, ये माफिया, सिर्फ बड़े माफिया को आप ना कहें, ये जो छोटे छोटे माफिया हैं ये भी अवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। तो उन तमाम मार्केट्स को सेल किया गया। कौसर भाई 90 मिल, सिर्फ 90 मिल मालिकान को बिठा लें, वजीर आजम साहब जिस तरह ताजरों से फील्ड मार्शल साहब भी मिलते रहते हैं, 90 मिल मालिकान को बुला लें कि भाईजान कंट्रोल करनी है शुगर प्राइस का, नहीं वरना मिल्ला बंद होंगी। जहाँ 2 दिन के अंदर सब सेट हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। जो 70 साल से नहीं हुआ आज तक, ये जो शुगर माफिया का आप हवाला और फैसल और आप दे रहे हैं, ये 70 साल का एक मामला है। 70 सालों से आज तक किसी ने उनके हवाले से ऐसा नहीं कहा जिस तरह का बयान है शहबाज शरीफ साहब का कि टकराने का फैसला कर लिया। अगर कोई वजीर आजम इस तरह कह रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने कारोबारी जो मामलात उनके हैं, उनके बेटों के, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर सियासी है। आप अगर 2 दौरों में उनको देख लेते हैं सलमान शहबाज को, सियासत में उनका किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। बाकी इसहाक डार साहब की एडवाइजरी के हवाले जो आपने कहा कि वो सेक्रेटरी है, वहां पे उनकी तरदीद आ चुकी है। तो ऐसा मामला नहीं है। अगर वजीर आजम ने ये कह दिया है, मुझे तो याद आता है 70 सालों से आप इमरान खान के दौर में आ जाएं, वो कितने मिलियन डॉलर्स जो है वो चंद अशखास को, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का नाम था, जिसमें कुछ और दीगर जो इनके करीबी लोग थे, असद कैसर समेत, जब उनको टैक्स से इस्तना दिया गया था, तो ऐसे माफियाज जो हैं वो आपको नजर आते हैं जो अवाम के टैक्स के पैसों पे अय्याशियां करते हैं। लेकिन ये पहली दफा आपने जुमला सुना है एक मुल्क के वजीर आजम से, मियां शहबाज शरीफ से, कि उन्होंने टकराने का फैसला कर लिया है। तो उनका नाम शहबाज शरीफ है, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर वो ये परवाह नहीं करते। अभी हवाई खबरें हैं ना, अभी हवाई खबरें हैं, कौसर भाई के अंदर बैठ के बचपन से डायलॉग बोलते रहते हैं सारे। ठीक है कौसर भी ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है। सवाल एक पैदा होता है कि जब भी कोई स्कैंडल आए, हम जब उसका बेनिफिशियरी देखेंगे तो हम भी बेनिफिशियरी है, लिहाजा ये स्कैम का ये हिस्सा है। जब शुगर का शरीफ खानदान की मिलें आती हैं, डॉक्यूमेंटेड है, हमने कल के शो में भी डलाए हैं कि सलमान शहबाज शरीफ साहब की ओनरशिप कौन सी है, तारिक शफी साहब वाला खानदान, अल्लाह की रहमत करे तारिक साहब को, उनकी जो आगे से ऑफस्प्रिंग है, उनकी औलाद जो है कौन कौन सी बिल्स में स्टेक होल्डर हैं, कल भी सारे शुगर मिल जिसका हवाला दे रहे हैं, वो तारिक शफी साहब ही देखते हैं, वो तारिक शफी साहब ही देखते हैं। जो रमजान शुगर मिल का टोटली सलमान शहबाज के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया गया है, वो शोर कोर्ट के अंदर मौजूद है, और उसको तारिक, अब यानी कि ये तासुर, ताकि बड़ी ज्यादती होगी कि तासुर दिया जाए कि सिर्फ शरीफ खानदान की शुगर मिल रहे हैं, और ये जो स्कैंडल आया है इसका जिम्मेदार मैंने तरीन साहब का नाम सबसे पहले लिया, जहांगीर तरीन साहब का नाम सबसे पहले लिया है जनाब, जहांगीर तरीन साहब का नाम सबसे पहले लिया है क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उन्होंने की है। फिर हारून अख्तर साहब और हुमायूं अख्तर खान साहब का नाम लिया, दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट उनकी है, 3rd नंबर पे शरीफ खानदान का नाम लिया सर। शरीफ खानदान के जो मनसब इक्तदार पे बैठा शख्स है, उसने जब ये कह दिया तो सबर तो कर लेना। फैसल तो कह रहे हैं डायलॉग मार रहा हूं मैं,
फैसल के तो जुमले आपको पता है, पता नहीं कहां से नाजिल होते हैं भाई मेरे पे, तो मुंह से निकल जाते हैं। मामला ये है कि एक वजीर आजम ने जब ये कहा है तो आप स्कैंडल सामने आया, थोड़ा वक्त तो दिया करें भाई। जो 70 साल से एक मामला हल नहीं हुआ, पहली दफा एक बंदा कह रहे हैं कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं टकराऊंगा, लेकिन 70 साल से नतीजा नजर आएगा। कौसर भी सवाल पता है क्यों आता है? क्योंकि शुगर मिल शरीफ खानदान की ही मशहूर है। तो ये बार बार सवाल आता है कि बार बार मशहूर क्यों है, मशहूर क्यों है? साके पूरी एक मुहिम चली थी सरकारी खर्चों पे शरीफ खानदान को बदनाम करने के लिए, चाहे वन हाइड पार्क मलिक रियाज बेच के खा जाए, इमरान खान अलकादर ले ले, लेकिन कसूर हसन नवाज का है भाई। सारे चीनी माफियाज आप कह रहे हैं, लेकिन कसूर सलमान शहबाज का है भाई। वो हजारों लोगों के आप पार्क लेन से, एक मिनट, आप पार्क लेन से शुरू होना तो वो एंड तक जाए एजवे रोड, मेडा वेल से भी आगे निकल जाए। कोई पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत, कोई बड़े से बड़ा सियासतदान, कोई जज, कोई जर्नैल, कोई साफी ऐसा नहीं होगा जिसके आपको शरीफ खानदान से महंगे फ्लैट नजर ना आए। लेकिन वो मसला ये है कि वो शरीफ खानदान के पार्क लेन पे, इसलिए जिम्मेदार वो है। मसला ये है कि भाई माजी के दौर में फैसल देख रहा है। मैं फिर हवाला दूंगा, जिस छत पे आप बैठे हुए थे उसके सामने जिसके फ्लैट्स थे वो भी आपको पता है। तो भाई मेरे ये जो मामलात है ना, ये सिर्फ शरीफ खानदान पे बड़ा खर्चा हुआ है। राय साहब सर आप, मैं इतला के लिए कर दूं, मियां तारिक शफी साहब मरहूम अल्लाह के पास हाजिर हो गए हैं। जी वो उनकी फैमिली देखती है, और लेकिन रमजान शुगर मिल में मेजर पार्टनर मियां शरीफ साहब की औलाद है, और मियां तारिक शफी साहब और मियां शरीफ साहब की आपस में पार्टनरशिप्स हैं, इसकी कोई डिनाइल नहीं है। इनकी इत्तेफाक शुगर मिल थी जहां, हाँ ये पार्टनर्स हैं, और वहां पे रमजान में मियां शहबाज शरीफ साहब की फैमिली पार्टनर है, नवाज शरीफ साहब की नहीं है फैमिली। नवाज शरीफ साहब की फैमिली 90s में ही पैसे कमा के उन्होंने यूके चले गए थे। उन्होंने कहा कि इधर नहीं, उधर काम करेंगे, और उन्होंने वो लुट इधर मचा के उधर उन्होंने 1 फील्ड बना लिया है। अगर वो सस्ता है तो भाईजान मेरे को कोई प्रॉपर्टी में लब लेना लंदन 1 फील्ड से। यार फैसल आप आ जाएं, फैसल आपके बड़े अच्छे हैं जो इस फील्ड में मुंसलिक हैं बरतानिया के अंदर, जो कानूनदान है, जो बिजनेसमैन है। आप जरा अभी फोन करें और कंपैरिजन कर लें कि भाई वो जो नवाज शरीफ के खानदान के एवन फील्ड हैं और फलां जो एजवेयर रोड पे, पार्क लेन पे, मैं बताता हूँ उनमें कीमतों में क्या फर्क है वो आपको मैं बताता हूँ। आप मुशर्रफ मरहूम के फ्लैट की बात कर रहे होंगे, या जियाउल हक साहब की फैमिली का कोई एक आधा अपार्टमेंट जिस स्क्वायर में होगा आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं कौसर भाई, वो सस्ते हैं अपार्टमेंट, ये महंगे हैं। वो सस्ते अपार्टमेंट है, ये महंगे। या आप तारिक चौधरी साहब के अपार्टमेंट बड़ा अच्छा भाई है, मेरा अच्छा भाई है जुल्फी बुखारी, बहुत अच्छा ताल्लुक है भाई, उसका मान नहीं है यार, वहां पे कारोबार कर रहे हैं, वहां पे करते रहे बस। तो हसन नवाज कारोबार करके काम करके हसन नवाज बना ले तो गलत है। उनके वालिद, उनकी बहन वजीर आज़म भाईजान, तो फिर सवाल तब पूछा जाता है ना उनसे, कारोबार से हक हलाल के पैसे कमा ले, लेकिन इसके वालिद कभी वजीर आज़म थे, उसको हक नहीं है मेहनत करके पैसे कमाने का। वी डू अंडरस्टैंड कि मेहनत जरूर करें, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब भी तो रखो। है केड़ी मेहनत है जिसका हिसाब किताब भी कोई नहीं भाई। बरतानिया में मेहनत है जिसकी कोई रसीद ही कोई नहीं है, वो जो है वो कतर से खाता जाता है हर बार। आप खामखा जो है वो मुश्किल क्यों केस डिफेंड करते हैं? खसमारू खान ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? डिफेंड कर रहा हूं, आधी पैसे तो ਤੁਹਾਡੇ पीछे लगी रहती है कि ਤੁਸੀਂ मीडिया पे ना जाओ, और आपने भी लगता है उनके कहने में आना शुरू हो गए। मेरी जान मसला ये है पार्टी के लाल। अच्छा फैसल भी आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नहीं एक मिनट साकिब, फैसल कह रहे हैं ना भाई वो बरतानिया में सच बोल दे। एक परचून की दुकान बगैर साहब के आप बरतानिया में नहीं खोल सकते। अगर बरतानिया में शरीफ खानदान वरना डिफॉल्ट है, वरना अगर खोल ले तो डिफॉल्ट। फैसल भाई अगर खोल ले तो फिर डिफॉल्ट भी करना पड़ जाता है ना, कुछ सालों में डिफॉल्ट भी कर देते हैं फिर लोग। डिफॉल्ट वाला कोई इशू नहीं है। HMRC अगर मुझे गलत अदाद और शुमार के साथ टैक्स भेजेगी तो मैं नहीं दूंगा उनको, और फिर मैं जीत जाऊंगा, फिर मैं 7 कंपनियों का डायरेक्टर फ्लिप कर जाऊंगा, जो कि हसन नवाज बन गए हैं भाई। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल भाई, इमरान खान साहब के साहबजादों वाला मामला तो कटाई में पड़ गया पाकिस्तान आने के लिए, और वो रिहाई वाला मामला वो तो कटाई में पड़ता नजर आ रहा है। क्या आ रहे हैं?
देखिए अभी कोई ऐलान तो नहीं हुआ, ज़ाहिर जब आएंगे तो कोई तारीख का ऐलान होगा, और तारीख को लीड करने से तो कल खान साहब ने मना किया, आने से मना तो नहीं किया, जैसे कि वो एक स्पेकुलेशन सी चली है। तो आएंगे तो जरूर वो अपने वालिद से मिलने के लिए। खान साहब के बच्चे हैं एक, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी तो बहुत ही, जब खान साहब की इवन पॉलिटिक्स में जो उनकी बिल्डअप हुआ या उनके अरूज आया, उससे बहुत पहले भी वो एलर्जी हो चुकी थी, और उसमें भी जैली मुकदमे जो हैं वो शरीफ खानदान ने बनाए जो महमा बीबी के पास ऊपर, और वो उनको जाना पड़ा। ज़ाहिर वो तो ऐसे लोग नहीं हैं, वो तो आई मीन वो तो अपने उनके शरफा हैं ना, लंदन के शरफा हैं, और वो उस तरह से तो बात नहीं होती। यहाँ पे तो ज़रा हर कोई इखलाकियात का मयार नहीं है, तो अगर आएंगे तो ज़ाहिर ये उनका खानगी मामला है, वो आते हैं। फेयर इनफ फैसल भी, लेकिन वो जो नैरेटिव था साइफर वाला, अपने वालिद से मिलते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन फैसल भी वो जो साइफर और अमेरिकन इंटरवेंशन वाला नैरेटिव था, बयानिया था, जी सर, सॉरी के बच्चे जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो अमेरिकन इंटरवेंशन, मैं वो जो अर्ज कर रहा हूं कि अमेरिकन इंटरवेंशन और साइफर वाला जो फैसल भी मामला था, जो नैरेटिव था, बयानिया था पीटीआई का, क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब के बच्चों की रिसेंट एक टेलीविजन इंटरव्यू के बाद उस नैरेटिव को नुकसान पहुंचा है कि हम वी आर अमेरिका की तरफ देख रहे हैं हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जब अदालतें यहाँ पे नहीं कर रही, मतलब कोई चीज अदारा जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ज़ाहिर है वो फिर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं ना जी। देखिए वो जो नैरेटिव है वो तो पीटीआई का नैरेटिव है, और इमरान खान साहब ने कहा फासले तो अल्टीमेटली साकिब जी इधर ही होने हैं ना, यानी ज़ाहिर है हर मुल्क में एक जिनके जहाँ पे ताल्लुक होता है, मतलब अगर मेरा ताल्लुक आपके साथ है या आपका ताल्लुक शाहजी के साथ है, तो आप उन्हीं को कहेंगे ना, कोई काम उनसे मुतल्लका होगा कि जी ये मेहरबानी करें, ये हमारी बात तो सुन नहीं रहे। हम रोजाना डेरे पे बैठ के या अपने गांव में बैठ के क्या करते हैं, वो जी थानेदार गल नहीं सुन रहा, पटवारी नहीं सुन रहा, तहसीलदार नहीं सुन रहा, डीसी नहीं सुन रहा, मेहरबानी करें, तो सारा दिन वहां पे बैठ के हम ये कुछ करते रहते हैं ना। तो अमेरिका हमारे लिए थानेदार है कि डीसी है? अमेरिका थानेदार है, डीसी नहीं, हमारे लिए? दुनिया का थानेदार तो अमेरिका है ना सर। अब इसको कोई जुटलाए या कहे जी नहीं है, तो वो तो गलत बात है। मैं तो देखें, मैं तो इमरान खान से जो एहतजाजी तहरीकें सीखे हैं, मैंने तो कहा कि ये आपकी कोई कुंजी नहीं है राय की, वो सियासी रास्ता है। बिल्कुल ठीक है, मुत्तफ़िक़ करना पड़ेगा। सियासी रास्ता ये लोगों से बात करनी पड़ेगी, चाहे वो हुकूमत में जबरदस्ती हैं, इम्पोज हैं, जो भी है। मार्शल वालों से भी तो बात करते हैं ना। इसमें जो ये लोग कहते हैं, इनको बिल्कुल पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। फैमिली के कुछ लोग भी हैं, उनको भी पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, वो हमें रिटॉरिक करते रहते हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें हमारा, वो सारा दिन एक जी कमाल कर दिया, ये हो गया, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। और भाई ठीक है, इमरान खान की रिहाई की गल करो, वो क्या हो रहा है, उस तरफ क्या डेवलपमेंट है, उसमें क्या फैमिली में से तो फैसल भी फैमिली में से तो फैमिली से तो अलीमा खानम साहब लीड कर रहे हैं, अलीमा खानम साहब की बात कर रहे हैं कि उनको भी पॉलिटिकली सच नहीं पता चीजों का। नहीं, तो उनको तो कख पता नहीं है ना, वो तो पॉलिटिकली वो तो कोई अजीबोगरीब करते हैं ना, उनको तो सियासत का पता ही नहीं है। जो लोगों को, बल्कि पूरी पार्टी में जो उनको सियासत का नहीं पता, मेरिट ये है कि जिसको सियासत नहीं आती उसको लगा दो। देखें ये सियासी मामला है, सियासी अंदाज से हल होना है। जितने मर्जी आप खान साहब की तहरीक पे ज्यादा तवज्जो देते हैं या उम्मीद रखते हैं, तो मैंने उनसे बिल्कुल पहले कह दिया था, मैंने कहा सर ये नहीं होता, ये तहरीक के एक हिस्सा जरूर होता है, लेकिन तरीके के जो है ये तो, एक तो पाकिस्तान में अभी तक मौसम और माहौल ऐसा नहीं है कि तहरीक चल सके। दूसरी बात ये है कि आपकी पार्टी में सकत नहीं है। शाहजी और इनकी पार्टी जो है ये खुशकिस्मत है कि इनको अपोजिशन भी नालायक मिली है, और खुद भी ये लग बदकिस्मत तो आप और मैं और अवाम है जिनके ऊपर ये मुसल्लत हुआ, जिनका इन्होंने बड़ा कर दिया। तो ये गुजारिश है कि ये तो काज़मी साहब देख के फैसल भी आपकी गवाही दे रहे हैं कि आप लोग बड़े लकी हैं कि आपको अपोजिशन इस किस्म की मिली है। बट ये बताएं कि बरतानिया की क्या खबरें, इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे कौसर भाई? सबसे पहले तो ये बताएं कि वो क्या हुआ, वो अमेरिकी साजिश से जो अमेरिकी सिफारिश तक मामला पहुंच गया, उसका क्या हुआ? जो कहता था डोनाल्ड डू कौन होता है भाई हमें हिदायत देने वाला, वो एब्सोल्युटली नॉट। वो साइफर, वो लोगों को मीर सादिक, मीर जाफर की अलकाबात, क्या वो सारे जमीन बोस हो गए? तो चले फैसल को बंदे आ गए। मैं कहता हूँ ना, हाथ उठाए ना, फिर फातिहा करते हैं इमरान खान के उन दावों का, क्योंकि आज यौम तदफीन है। आज यौम तदफीन है उसका।
भाई मसला ये है कि आप लोगों के बच्चों को वर्गलाओ, उकसाओ, बहकाओ और उनको कहो कि रोड पे जाके तोड़ फोड़ करो, रियासती इदारों के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन आपके बच्चों को तत्ती हवा न लगे। मतलब ये तो यार दोहरा मेयार हो गया ना। अभी फैसल ने कह दिया भाई हमारे पास डेरे पे लोग आते हैं, वो हमें आके कहते हैं डीसी नहीं सुन रहा, थानेदार नहीं सुन रहा, तो अमेरिका थानेदार या डीसी जो भी समझ लें, लेकिन फिर अवाम को कैसे बताएंगे वो इया का नाब्दो इया का नस्ताईन, सिर्फ खुदा से मदद मांगो, खुदा की इबादत करो, फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा हक, वो तमाम चीजें जो आपने एक अरसा अवाम को सुनाई कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अभी आप कह रहे थे मैं अल्लाह ही काफी हूं भाई, वो आप अजीब एक हुकूमत है कि फुफी जान बार बार ये कहती है मेरे भतीजे आएंगे, और भाई नहीं भेज रही उनकी अम्मी जान उनको। उनकी अम्मी जान को आपने ये कहा था कि अमेरिका के अंदर बर्की एंड कंपनी, वो शहबाज गिल टाइप जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, हमने बड़ा कमाल कर दिया, आपके बच्चे आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इनकलाब बर्पा होगा। नहीं हुआ ना। अब उनकी अम्मी आप पे कैसे यकीन करे कि आप उनके बच्चों को, क्या पता नहीं, यहाँ पे फुफी बार बार कह रही है, अब भी कह रही है, बार बार कह रही है मेरे भतीजे आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे भाई। वो वहां पर इनकलाब बर्पा करेंगे। उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश कर ली है, वो अमेरिका में जाके बोल चुके हैं, उन्होंने कह दिया कि अमेरिका बहादुर आप ही हमारा वाहिद आसरा हैं। अब्बा जी वैसे कहते हैं या कर दो या कर नस्ताई, अब्बा जी वैसे कहते हैं मैं कल ही काफी हूँ, बात जो करनी है आपने करनी है, तो वो तो सारी थैंक यू कौसर भाई, वो नहीं आ रहे। कौसर भाई थैंक यू। फैसल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक आ रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये पेट्रोल प्राइसेस पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर ये जो हमारा तेल के मामला चल रहे हैं, खुदनी तेल के पाकिस्तान के अंदर, और शुगर, इसके ऊपर जरा नंबर्स में देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिस्ट स्पेशली क्या देखते हैं कि डेज टू कम कोई रिलीफ है भी आपके मेरे लिए, या फर्दर चीजें एस्केलेशन की तरफ जाएंगी, प्राइसेस मजीद एस्केलेट होंगी। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन एक छोटा सा सवाल जो पिछले कई दिनों से हर पाकिस्तानी के जहन में है कि शुगर माफिया, शुगर स्कैंडल, फ्लाई इन्वॉल्व एग्जैक्टली हुआ क्या, इसके अंदर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कहां तक है। और आज वही गवर्नमेंट कहती है कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी भी कर रहे हैं, हमारे डीसी साहबान छापे भी मार रहे हैं, लेकिन आप जरा इसको आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं आज कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और नंबर 2, आज इसी सेगमेंट के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैनलिस्ट से कि पेट्रोल प्राइसेस का जरा इंटरनेशनल मार्केट का कंपैरिजन भी कर दीजिए, बिकॉज आज की बहुत बड़ी खबर ये बनी हुई है कि शायद 2-3 रुपए इन डेज टू कम पेट्रोल और डीजल कुछ जो है 9 रुपए और 3 रुपए कुछ सस्ता होने जा रहा है ये कम को। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आबिद सुलेरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर एक सादा सा ये सवाल है हर पाकिस्तानी के जहन में कि शुगर माफिया पिछले 70 साल से बड़ा ताकतवर है, ये हो गया वो हो गया, और फाइनली आज तो हमारे वजीर आज़म ने कह दिया कि वो शुगर माफिया से टकराने जा रहे हैं। और मेरे जहन में यही सवाल था कि शायद अपने बेटे से भी टकराने जा रहे हैं, सलेमान शहबाज साहब से भी। सर हुआ क्या, कैसे एक्सपोर्ट हुई, थोड़ा सा सादा समझा दें पाकिस्तान के अवाम को। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हमारे वजीर आला जो है ना बड़े मजाकी हैं, ठीक है ना। जब काम सर से उतर जाता है, पानी सर से गुजर जाता है, तो वो एकदम फिर जहादी बन जाते हैं, और फिर उसके बाद वो मट्टी पाव जिसे कहते हैं स्कीम के तहत जो है ना उसको बड़ा आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देते हैं। ये आप पिछले 1.5 साल से पैटर्न देख लें, जब से ये वापस दूसरी दफा वजीर आजम बने। आपको याद होगा जैसे वजीर आजम बने थे तो एक जो है ना यूक्रेन की गंदम का जो $1 अरब की मंगा ली गई थी, वो स्कैंडल सामने आया था। पहले तो इन्होंने केयर टेकर में डाल दिया, फिर जैसे ही पता लगा कि इनकी भी हुकूमत में शुरू के 4-5 महीने वो आया, इन्होंने बड़ी कमेटियां बनाई, ये बनाया वो बनाया, और उसके बाद वो आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है बंदा। तो अभी भी उन्होंने जो उनसे टकराने का और ये करने का वादा किया। मैं आपको ये बता दूं कि एक मुल्क है किर्गिस्तान शायद जी, अभी क्राइसिस से, मतलब ये क्राइसिस शुरू हो गया था उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 40,000 टन चीनी जो है ना एक्सपोर्ट की है वाया लैंड रूट फ्रॉम केपी टू किर्गिस्तान। और उसकी एक्सपोर्ट की कि जो हम क्योंकि एक्सपोर्ट पे टैक्स लेते हैं, यहाँ से सेस लेते हैं 2%, और उसकी बकायदा हमने परमिशन हमसे मांगी गई, फिर हमने उसमें बड़ा मतलब हमने कहा कि हम इसका वेवर नहीं देंगे, अब हमें टैक्स दें। एंड में फिर G2G मामला था तो हमने दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब आप देख भी रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त शुगर क्राइसिस है, शुगर के शॉर्टफॉल है, तो आपको क्या जरूरत थी ये करने की। तो ये जो आपने बात बोली ना कि अब उन्होंने टकराने का और उसका, तो मैं कहता हूँ कि मशवरा देता हूँ कि अगर ये वाकई में सीरियस बात है
तो एक काम करें कि पिछले 20 साल का सारी शुगर मिल्स का जो है ना फॉरेंसिक करा दें, ठीक है, किसने कितना टैक्स दिया, किसने कितनी प्रोडक्शन दी, और उसके बाद पिछले साल जैसे इन्होंने बैंकों पे विंडफॉल टैक्स लगाया था ना उन पे, और बहुत बड़ी रकम उनसे ली थी, इन पे एक विंडफॉल टैक्स लगाकर जो है ना इनसे सारे पैसे लें, और ये जो 5 लाख टन जो चीनी दरामद कर रहे हैं उसमें जो इन्होंने ड्यूटियां माफ की है वो उस विंडफॉल टैक्स से जो है सरकारी खजाने में जमा कराएं और आवाम को भी सस्ती मिल जाए, ताकि 150-60 की और खजाने से पैसा भी ना जाए, अगर वो सीरियस है। लेकिन अगर वो सीरियस नहीं है और जो है ना अंसार अब्बासी साहब जो है वो उनके लिए उनकी सीरियसनेस पे स्टोरियां कर रहे हैं, तो ये तो सर अब कोई बाय नहीं करेगा। और अब मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि 1970 में हमने सुना था कि 1 रुपया कोई चीनी बढ़ी थी तो हुकूमत चली गई थी। जी। उसके बाद ये अक्सर सवाल होता था कि कौम, बिल्कुल एक ये जमाना था कि जी 1 रुपया बढ़ता था तो वो हुकूमत चली जाती थी, तो कौम जितनी भी बढ़ाते रहे, कौम जो है इस चीज को बिल्कुल नहीं लेती थी, बर्दाश्त करती थी। मेरा अपना ख्याल ये कि आप उस जगह पहुंच गए कि अब कौम इसको जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये इतना सीरियस मैटर है, अगर इसको इन्होंने सही तरीके से नहीं डील किया तो इनकी हुकूमत जाएगी इस पे। जरा मुजम्मिल भी आबिद साहब से भी जरा पूछते हैं। आबिद साहब, आपने मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू सुनी कि हाउ इट्स एक्सपोर्टेड, खबरें बन गई, स्कैंडल सामने आ गया, उस स्कैंडल के ड्यूरेशन के अंदर भी किर्गिस्तान गालिबन एक्सपोर्ट कर दी गई अकॉर्डिंग टू मुजम्मिल असलम साहब। सर क्या बनेगा, कोई क्रैकडाउन से मामलात कंट्रोल होंगे, या जिस शुगर माफिया से शहबाज शरीफ साहब टकराने जा रहे हैं वो इतनी ताकतवर है कि ऐसे कैसा रहेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, साउथ अमेरिका में एक चीज लैटिन अमेरिका में इस्तेमाल होती है, एक टर्म जिसको कहते हैं कॉफी बैरन जी। तो वो काफी माफिया है, जो काफी ग्रोअर्स हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि पूरी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं जी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में शुगर बैरन्स हैं, और ये आपको हर सियासी जमात में भी मिलते हैं, ये आपको हर दौर में मिले, और इनकी वाकईतन जो है पावर वो अगर कॉफी बैरन से ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं है। ये हुकूमतें बना और गिरा सकते हैं। अब पाकिस्तान की जो शुगर क्राइसिस का जो एक बुनियादी वजह है, उस पे हम काफी अर्से से काम करने की कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से वो हो जाए, बल्कि पंजाब का जो फूड एक्ट था उसमें एक चेंज भी करवाई गई थी। वो ये है कि कोई भी शुगर मिल जो है वो बाउंड नहीं है कि जो चीनी उसने बनाई उसने किसको बेची, उसके जो बड़े डीलर्स हैं उनका रिकॉर्ड वो किसी भी सरकारी एजेंसी के साथ शेयर करे। आटे की केस में अगर मैं फ्लोर मिल ओनर हूं तो ये मुझ पे पाबंदी है कि मैं डीएफसी को बताऊंगा कि मैंने जो आटा बनाया था वो मैं किस किस स्टॉकिस्ट के जरिए किस किस डीलर को मैं दे रहा हूँ। लेकिन चीनी में होता यह है कि चीनी बनी, ये यहाँ तक तो रिकॉर्ड आपके पास आता है कि जी इतना गन्ना जो था वो शुगर मिल में गया और उससे इतनी चीनी बन गई। अब वो जो चीनी बनी उसके भी 3 तरह के डाटे हैं जो आपस में नहीं मिलता वो डाटा सेट्स। एक एफडीआर का रिकॉर्ड है, एक आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का रिकॉर्ड है, एक आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी का रिकॉर्ड है जी। और एक रिकॉर्ड है जो कि ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन का है। और ये चारों देख लें, आपको इनमें फर्क जो है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा होता है। यानी एक तो वहां पे हमें नहीं पता कि चीनी बनी कितनी, उसके बाद मुल्क का कोई कानून ऐसा नहीं जो कि शुगर मिल से ये पूछ सके कि आपने ये चीनी जो थी किन डीलर साहबान को बेची, जरा उसका रिकॉर्ड तो हमें दे दें। अगर जो है ये रेगुलेटेड है और इसकी स्पॉट प्राइस है गन्ने की, तो फिर हुकूमत के पास ये इख्तियार बिल्कुल होना चाहिए कि हुकूमत जान सके कि वो उसके डीलर जो थे वो कौन थे, किनको बेची गई। अब तो अमली तौर पर यह होता है कि वो चीनी जो है वो शुगर मिल ही के गोदाम में पड़ी है और वो किताबों में ABCD के नाम पे बेची गई है। जब तक मुल्क में चीनी का रेट जो है वो स्टेबल है तब तक वो उन्हीं के नाम पे है। जब वो रेट बढ़ेगा तो तब वो अपने ही स्टोर से चीनी निकाल के और जिसके नाम पे बेची गई थी किताबों में उसको आगे निकाल के वो मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। तो ये और ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो ना हो, ये रॉन्ग डाटा की बेस पे हो रहा है। तो जब तक आपके पास एक यूनिफाइड डाटा नहीं आता है, आपके पास
ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का डाटा हो, आपके पास इंडस्ट्रीज का डाटा हो, फूड सिक्योरिटी का हो, ये तीन जो वफाकी हुकूमत अदारे हैं, आबिद साहब जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये इतने ताकतवर है कि गवर्नमेंट्स भी बदल सकते हैं, ये शुगर माफिया, शहबाज शरीफ साहब ये डाटा कंपाइल करते करते कहीं घर ही ना चले जाएं, लेकिन इसको कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मुजम्मिल साहब, लेकिन अगर उन्होंने ये वाकई तैयार किया तो मैं बिल्कुल भरपूर सपोर्ट करूंगा उनके इस इनिशिएटिव की। आबिद भाई, वैसे कैसे तैयार किया? ये सवाल ये पैदा होता है ना कि जिस फैमिली की अपनी शुगर मिल्स हैं, वो अपने ही घर वालों के खिलाफ एक्शन होगा। अगर वो कह रहे हैं कि इसको दुरुस्त करेंगे तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, दैट वाज माय पॉइंट, थैंक यू, एप्रिशिएट करना चाहिए, थैंक यू। मुजम्मिल भाई, यहाँ पर एक और कैलकुलेशन आजकल चल रही है, आज की खबर है कि पेट्रोल प्राइसेस यकम से कुछ नीचे आ रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट से अगर कंपैरिजन करें तो फिर तो खैर बहुत पेट्रोल प्राइसेस कम होनी चाहिए। जरा हमारे नाजरीन के लिए उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए कि किस कदर लावी चार्जेस हम पे कर रहे हैं, कितना कैलकुलेशन में कितना पेट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट। देखें, गालिबन जो पेट्रोल की कीमत इस वक्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 273 या 277 रुपए फी लीटर है इस वक्त जो हम पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ दो टैक्सेस, एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जिसके अंदर शामिल कर लें वो भी जो नया कार्बन लेवी है, और सेल्स टैक्स, ये सिर्फ दो टैक्सेस जो हैं 125 रुपए फी लीटर है। यानी कि आप जो 273 रुपए 75 रुपए दे रहे हैं, इसमें 125 रुपए सिर्फ दो टैक्सेस हैं। इसमें मैं अभी बात नहीं कर रहा अदर टैक्सेस की, ठीक है। ये दो टैक्सेस हम 125 रुपए हुकूमत को दे रहे हैं। फिर इसके बाद दो चीजें हैं, एक है आपका जो पेट्रोलियम डीलर मार्जिन, वो जो पेट्रोल पंप वाले को देते हैं, वो 7 से 8 रुपए फी लीटर देते हैं उसको, बिल्कुल। और तकरीबन जो ओएमसी मार्जिन, ये जो पीएसओ कंपनी है या शेल कंपनी है, ये जो वो है, उसको आप 7 से 8 रुपए देते हैं, तो 15 रुपए वो, तो यानी कि 273 रुपए या 275 रुपए की जो कीमत है, इसमें ये तीन चीजें जो हैं वो 140 रुपए। फिर उसके बाद जो है ना बाहर से आता है, उसमें किराया भी शामिल है, ये तमाम चीजें शामिल है, तो मोर देन 50% जो पेट्रोल की कीमत है ना, वो इन लवाजमात में जा रही है। अब देखें, ये सवाल इररेलेवेंट है कि 15 तारीख को या पहली तारीख को कितने रुपए बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है ना। वो तो आलमी मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर पैसे लेने चाहिए, जेब से तो नहीं देने चाहिए, ठीक है ना। मैं उसके हक में नहीं हूँ। अगर नीचे जा रहा है तो आपको नीचे जा रहा है तो दे देने चाहिए। इन्होंने हरकत क्या की? इन्होंने हरकत ये की कि पहले 60 रुपए लेवी था, 60 रुपए लेवी से इन्होंने करा 70 रुपए, ठीक है जी। 70 रुपए करने के बाद जब आलमी मार्केट में नीचे आया तेल का रेट, तो इनको किसी ने मशवरा दिया कि बजाय ये कि लोगों को सस्ता दें, आप एक काम ये करें, वो बलूचिस्तान की एक खूनी सड़क बना देते हैं, उसकी हम 8 रुपए लेवी चार्ज कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो पेट्रोल की कीमत जो 8-10 रुपए आवाम को सस्ती करके देनी थी, इन्होंने वो पेट्रोल में 8 रुपए लेवी बलूचिस्तान के नाम पे डाल दिया कि जी वहां पे खूनी सड़क, वहां पे लोगों का हादसा होता है, इंतकाल होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो डाल दी। फिर उसके बाद जब आलमी मार्केट में कीमतें ऊपर गई तो इनको बढ़ानी पड़ गई। तो वो आवाम के साथ ये जुल्म हो रहा है। और ये सिर्फ आपको बता दूं कि 2022 से पहले पेट्रोलियम लेवी जो था एक टाइम पे 0 रुपए था और 18 रुपए मैक्सिमम खान साहब ने लिया। ये जो पूरा का पूरा सफर है, ये जो 80 रुपए का हो गया है, वो इन्होंने किया। नंबर 1, आज भी कौम की जान छूटी हुई है 2022 के एक फैसले की कि उस जमाने में सेल्स टैक्स 0 कर दिया था हमने, और IMF को ये बात मनवा दी थी, और आज तक ये हुकूमत पेट्रोल पे सेल्स टैक्स 0 है। अगर सेल्स टैक्स भी होता तो तकरीबन जो है 50 रुपए नहीं तो 40 रुपए फी लीटर सेल्स टैक्स का भी इसमें शामिल हो जाता, ठीक है ना। तो ये आज तक जो वो सहूलत जो 2020-21 में मुयस्सर हुई थी, उसका आज तक ये फायदा उठा रहे हैं। दूध पे भी आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं इस वक्त लगे, मतलब आप ये सोचो कि सर दूध भी, हम जो दूध का डब्बा ले रहे हैं उस पे भी इस हुकूमत ने सेल्स टैक्स लगा दिया। लेकिन पेट्रोल में क्योंकि उस वक्त ऐसा अच्छा नेगोशिएट हुआ था, तो वो आज तक जो है ये हुकूमत भी उसके जो है ना फायदा उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने पेट्रोलियम लेवी इतना बढ़ा दिया कि जो है आप यूं समझ लें कि इस साल मरे से मरा इनको 1600 अरब रुपए सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में जमा होगा।
इस तरह तो मुजम्मिल भी कोई भी खैर गवर्नमेंट चला सकता है, किसी लाहौर की इस्लामाबाद की सड़क से उठा के वज़ीर-ए-आज़म बना दे, शायद वो भी गवर्नमेंट चला ले, अगर टैक्सेस ही कलेक्ट करके चलानी है। एनीवेज आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल साहब आपका शुक्रिया, सब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक है कि आपके और मेरे राइट्स पे बात बहुत कम की जाती है, बुनियादी ज़रूरियात कितनी महंगी है उस पर बात बहुत कम की जाती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर कोई पॉलिटिशियन किसी स्कैम का हिस्सा बनता है, किसी स्कैंडल में उसका नाम आ जाता है, वो खबर बहुत बड़ी बनती है, बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती है। लेकिन अगर वही स्कैम आके आम आदमी को इफेक्ट कर रहा है, आम आदमी की जेब से पैसा निकल रहा है, कल एक एमक्यूएम के एमएनए साहब हैं, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर भी टेकअप किया कि जनाब आम आदमी की जेब से पैसा निकल कर सदर और वजीर आजम की जेब में जा रहा है। वो खबर बनी, आपको नजर नहीं आई। आज की ये खबर बनी और हर जगह पे आपको डिस्कस होती भी नजर आई कि जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने टकराने का फैसला कर लिया। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए आज के शो से कि वजीर आजम हर उस माफिया से टकराएं कि जिसकी वजह से मुल्क आज उस हालत में है जिसमें है, और आप और मैं देखकर उस हालत को देखकर हमेशा इसी परेशानी में रहते हैं कि फ्यूचर हमारी आने वाली नस्लों के लिए है क्या। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।